नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। मतलब जो पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं वो किन किन कारकों द्वारा निर्मित हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। तो पहला है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। दूसरा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। भूमिगत जल मतलब समझ गए आप, भूमि में जो जल है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां मतलब कोई संरचना, कोई डिजाइन। सागरी जल द्वारा, जो सागर का जल होता है उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, अब देखिए हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ, बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है दोस्तों, और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। पवन मतलब हवा, पवन से यहाँ आसे दोस्तों हवा से, ये कोई नाम नहीं, हवा है। ठीक है, और देखिए समुद्री तरंग द्वारा, जो अंतिम है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो स्थलाकृतियाँ किन किन से निर्मित होती हैं, किन किन कारकों से? तो भूमिगत जल द्वारा, सागरी जल द्वारा, हिमनद द्वारा, पवन द्वारा और समुद्री तरंग द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि ये कौन कौन होते हैं जो इन कारकों से निर्मित होते हैं। ठीक है, देखिए भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उनमें कौन कौन है? उत्सुत कुआं। दोस्तों ये जो उत्सुत कुआं है इसके बारे में भी हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। ये होता क्या है, समुद्र के ज़मीन के नीचे से जो चट्टानें होती हैं, चट्टान तोड़ कर, जब पानी का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चट्टान तोड़ कर, जहाँ से चट्टान कमज़ोर हो जाती है या उसमें कोई दरार पड़ जाती है तो वहाँ से पानी निकल कर भूमि की सतह के ऊपर आने लगता है, उसे उत्सुत कुआं कहते हैं। गीजर, काष्ठ झील, युवाला, कंदरा, घोलरंद और पोलिए, ये भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, अब देखिए सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। हुक, लूप। हुक मतलब, हुक से आप परिचित हैं दोस्तों, जो जिससे बोरी आदि सब उठाई जाती हैं, वो हुक, लूप, सर्फ, पुलिन, वेलाचली, टोम्बोलो आदि। ठीक है, अब देखिए हिमनद द्वारा, हिम मतलब बर्फ द्वारा, हॉर्न, टॉर्न, सर्क, आरेट, फियोर्ड, ड्रमलिन आदि। दोस्तों चूंकि ये इंग्लिश के नाम है इसलिए थोड़ी आपको अजीब अजीब लग रहे होंगे, हालांकि स्थलाकृतियाँ आप अपने जीवन में बहुत जगह देख चुके भी होंगे, लेकिन चूंकि इंग्लिश में लिखे हुए हैं इसलिए आप इन्हें पहचानने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब देखिए आते हैं पवन द्वारा मतलब हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो कौन कौन सी हैं? छत्रक, लगून, प्लेया, बरखान, लोएस और यारडांग। ठीक है, अब आते हैं समुद्री तरंग द्वारा। तो कौन सी? लगून, झील, रिया तट, समुद्री भृगु और स्टैक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि सर्वाधिक उत्सुत कुआं कहाँ पाए जाते हैं। उत्सुत कुआं तो हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। दोस्तों ड्रमलिन अभी हम आपको दिखाएंगे, ड्रमलिन होता क्या है, छोटे छोटे इसमें पानी के गड्ढे टाइप के होते हैं ये सब, तो ये समूह के रूप में पाए जाती है। मतलब बहुत सारे गड्ढे होते हैं, पानी के गड्ढे, फिर ज़मीन, फिर गड्ढे, फिर ज़मीन, इस तरह। तो ये बहुत समूह में रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जैसे अंडे समूह में होते हैं, किसमें? जो उसकी जो घोंसला होता है उसमें जो अंडे होते हैं वो समूह के रूप में होते हैं, 7, 8, 10 अंडे एक साथ होते हैं। इसी तरह ये भी चूंकि समूह के रूप में मिलते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं जो डायग्राम्स हम थोड़ी बोले थे समझाने के लिए। उत्सुत कुआं, तो देखिए दोस्तों ये जो डायग्राम है ये उत्सुत कुआं। हमने बताया था कि जो ज़मीन की सतह के नीचे जो पानी होता है तो चट्टान जहाँ से कमज़ोर हो जाती है तो उसको तोड़कर, चूँकि पानी का दबाव ज़्यादा हो जाता है तो उस चट्टान को तोड़कर क्या हो जाता है? पानी बाहर निकलने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उत्सुत कुआं। ठीक है दोस्तों, अब ये उत्सुत कुआं दिखते कैसे हैं ये देखिए। ये जो दूसरा डायग्राम है ये उत्सुत कुआं का है। ये देखिए पानी अपने से ऊपर निकल रहा है, मतलब ना इसमें कोई जो जैसे मोटर आदि सब का यूज करते हैं हम बोर का पानी के ऊपर खींचने के लिए, इसमें इन सब की जो कृत्रिम चीज़ें होती हैं इनमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती। इनमें पानी अपने से बाहर निकलता है क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब देखते हैं ड्रमलिन कि ये कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों ये जो चित्र है ये ड्रमलिन का है। जी मैंने बताया था कि ये कहीं बीच में पानी होता है, फिर गड्ढे होते हैं, फिर पानी। ये दोस्तों आप दूर से देख रहे हैं तो आपको इतनी स्पष्ट से नहीं दिख रहा है। अब देखिए चूँकि ये चित्र है दूर से लिया गया है, ये जो चित्र है दूसरा डायग्राम जो है वो पास से लिया गया। इसमें आप देख सकते हैं कहीं पानी है, फिर ज़मीन है, फिर कहीं हल्के गड्ढे हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये जो पहली डायग्राम है, जो पहला डायग्राम है वो
दूर से है ड्रमलिन का, और जो पास दूसरा डायग्राम है वो पास से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो आप ड्रमलिन समझ गए। अब आते हैं सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा। अभी हमने स्थलाकृतियाँ जानी, अब हम तट रेखा जानते हैं। तट रेखा से मतलब दोस्तों जो समुद्र के किनारे जो तट बनती हैं, ठीक है, उनसे है। तो देखिए ये जो दो मुख्य है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि होते बहुत हैं, लेकिन दो मुख्य कौन कौन से, एक फियार्ड तट और दूसरा रिया तट। तो फियार्ड तट के बारे में जानते हैं। तो वे तट जिनका निर्माण हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरी जल के नीचे धंस जाने से होता है। जी दोस्तों, इसमें होता क्या है, जो भूमि का जो जल रहता है, जो सागरी जल रहता है, वो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। समझ रहे हैं ना, हिमानीकृत जो सागरी जल होता है वो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। तो जब वो जल नीचे धंस गया तो ऊपर क्या हो गई, जमीन आ गई, तो इससे फियार्ड तट का निर्माण हुआ। तो इस तरह जो तट का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, फियार्ड तट कहते हैं। ठीक है, इसके जो उदाहरण है वो है नॉर्वे का तट। जी दोस्तों, नॉर्वे का तट फियार्ड तट का उदाहरण है। अब आते हैं रिया तट। तो वे तट जिनका निर्माण नदियों के अपरदन से, नदियों के अपरदन से होता क्या है दोस्तों, जो ज़मीन रहती तो नदियों के अपरदन के कारण उसमें क्षरण होने लगता है। तो क्षरण होते होते जैसे क्या हो गया, नीचे की ज़मीन, जैसे नीचे की जो मिट्टी कंकड़ रहे वो क्षरण हो गए, क्षण कहीं बहकर चले गए पानी के बहाव से। तो जब वो नीचे का बह गया तो कमज़ोर होने के कारण क्या हो गया, जो ऊपरी उसका भाग था वो क्या हो जाता है, धंस जाता है। वही लिखा हुआ दोस्तों कि वे तट जिनका निर्माण नदियों के अपरदन से उच्च भूमि के, वही है उच्च भूमि, जो ऊपरी सतह उसकी होती वो भूमि के धंस जाने से होता है, उसको क्या कहते हैं, रिया तट कहते हैं। इसका जो उदाहरण है वो है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस तट से हमारा मतलब है रिया तट से। रिया तट की जो गहराई होती है वो समुद्र की ओर क्या होती जाती है, क्रमशः बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे आप समुद्र की ओर जाएंगे इसकी गहराई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिए फियार्ड तट और रिया तट दोनों दिखते कैसे हैं वो थोड़ी देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये पहला डायग्राम है ये फियार्ड तट का है। ठीक है, इसमें हमने बताया था, इसमें जो होता है समुद्र का जल होता है वो नीचे सतह पर हो जाता है। तो ज़मीन जब जल का जो सतह है वो नीचे चली गई तो मिट्टी क्या हो जाती है, अपने आप ऊपर आ जाती है। तो इस तरह के तट का निर्माण होता है, ये है फियार्ड तट। अब देखते हैं रिया तट, जो इसके विपरीत है। इसमें क्या होता है, ज़मीन धंसती है। ये देखिए जो दूसरा डायग्राम है वो रिया तट है। ये दोनों नाम से ही अच्छे मतलब स्पष्ट दिखते हैं, नाम से ही स्पष्ट दिखते हैं ये, और देखने में भी आपको ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। फियार्ड तट ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, और रिया तट ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं वन में कि वन क्या कहलाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, वह विशालकाय भू क्षेत्र जिसमें वृक्षों का घनत्व तो समान स्थान से बहुत अधिक हो। वृक्ष वैसे दोस्तों हर जगह पाए जाते हैं, प्रत्येक देश में, प्रत्येक महाद्वीप में, प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन वह क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हों, असंख्य संख्या में पाए जाते हों, उन्हें क्या कहते हैं, वन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, वन को मौसम या वर्षा के वातावरण के अनुसार, मतलब वहाँ की मौसम के अनुसार या उनमें वर्षा होती या उनका वातावरण कैसा है उसके अनुसार उन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, फिर विषुवत रेखी वन, फिर टैगा वन, फिर 5वीं में टुंड्रा वन, और 6वीं में कौन है, पर्वतीय वन। ठीक है दोस्तों, ये सब वन हैं लेकिन सब अलग अलग प्रकार के हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, विषुवत रेखी वन, टैगा वन, टुंड्रा वन और पर्वतीय वन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके बारे में थोड़ी हम विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे दिखते हैं, क्या होता है इनमें, कौन कौन से इसके अंतर्गत पेड़ पौधे या वृक्ष आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन विषुवत रेखा, जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास के देश उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो विषुवत रेखा होती है उसके पास जो देश होते हैं और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे वन जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन्हें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। इन वन के पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि किस वन के पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, तो वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की। ठीक है, सदाबहार क्यों लिखा गया है या इनका नाम सदाबहार क्यों पड़ा है, क्योंकि ये हमेशा क्या रहते हैं, इनमें पेड़ पौधे, मतलब ये हमेशा इनमें बहार छाई रहती, मतलब ये हमेशा इनमें ये कभी सुखाते नहीं हैं,
समझ रहे हैं, इनमें हरियाली हमेशा रहती है। अगर फूल के पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनमें हमेशा फूल लगे रहते हैं, समझ रहे हैं, ऐसा। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से, मतलब इस वन में कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो साल, सागवान और अमलतास, बेल, महुआ, ये सब सदाबहारी वन में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। तो वे वन जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है, मैंने बताया कि जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं, और जहाँ वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है वो क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि इसके अंतर्गत क्या है उदाहरण। इसमें मतलब जो उदाहरण हैं कि कौन कौन से इसमें वृक्ष आते हैं, तो कौन कौन से हैं, साल, सागवान, बांस, ये जो वृक्ष हैं वो किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आगे नहीं बढ़ रहा, हाँ अब देखिए विषुवत रेखी वन। तो विषुवत रेखी वन कौन से कहलाते हैं, वे वन जिनमें वृक्ष व झाड़ियाँ दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। जी दोस्तों, क्या होता है, जो वन होते हैं उसमें वृक्ष पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, झाड़ियाँ बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो वे वन जिनमें वृक्ष व झाड़ियाँ दोनों ही पाई जाती हैं, वो भी कैसे, वो भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विषुवत रेखी वन कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण मतलब इसमें कौन कौन पेड़ आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो कार्क, ओक, जैतून इसके मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आते हैं, ये प्रॉब्लम हो रही, टैगा वन। जी, अब आते हैं जो हमारा अगला वन है टैगा वन। ये सदाबहार वन होते हैं। ये कैसे होते हैं, सदाबहार वन, अर्थात इन वनों में वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। जी दोस्तों, हम सदाबहार का मतलब समझा चुके हैं, जिसमें हमेशा वृक्ष हरे भरे रहते हैं, हमेशा हरियाली रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण चीड़, फर, स्प्रूस, ये सब हैं। जो चीड़, फर, स्प्रूस जो पेड़ हैं वो टैगा वन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं टुंड्रा वन, जो हमारा 5वें नंबर की वन है। वह वन जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो टुंड्रा वन है ये बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं ये वन। ठीक है, हमेशा इनमें बर्फ़ जमी रहती है। इसके उदाहरण दलदली पौधे, घास, काई और बौनी झाड़ियाँ। बौनी झाड़ियाँ मतलब छोटी झाड़ियाँ, मतलब जो काई घास, जो छोटी छोटी घास होती है, काई होती हैं या छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वो सब किस में आती हैं, टुंड्रा वन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब आते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतों में पाए जाने वाले वे वन जो पर्वतों में पाए जाते हैं, मतलब जो पर्वतों पहाड़ों में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पर्वतीय वन। ठीक है, इस वन के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी व ये शंकुधारी वन होती है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये शंकुधारी। शंकु मतलब कैसे, ऊपर इनका कौन मतलब ऊपर मतलब नुकीले होते हैं, और जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं तो क्या होती है, इनकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, उस तरह ये शंकुधारी होते हैं। ठीक है ना, और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। इनकी भी चौड़ी होती हैं पत्तियां, और जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उनकी भी पत्तियां चौड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो पाइन, रेडवुड, फिर, बर्च और लार्च। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम घास के मैदान, जो हमारा आज का अंतिम टॉपिक है, घास के मैदान की इन्हें कितने भागों में बांटा गया है और ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्हें 2 भागों में बांटा गया, एक उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। ठीक है, पहला है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी जानते हैं, इनकी परिभाषा, इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ, उसकी परिभाषा क्या है कि वे मैदान जो उष्ण कटिबंधीय वन, वर्षा वन और बायोम मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं। वे वन जो कहाँ पाए जाते हैं, चूँकि नाम ही से स्पष्ट है, उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन व बायोम मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं, उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घास भूमियाँ कहती हैं। अब देखिए, अब आते हैं जी, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें चूँकि शीतोष्ण कटिबंधीय को भी कई नामों से जाना जाता है, तो इन्हें भी कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, जैसे सवाना, जो कि अफ्रीका में मतलब इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सवाना, और ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अफ्रीका में इन्हें सवाना, ब्राज़ील में कंपोज और वेनेजुएला और कोलंबिया देश में इन्हें लानोस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण के क्षेत्रों में, उत्तर एवं दक्षिण मतलब ऊपर एवं नीचे के क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। कहाँ पास, भूमध्य रेखा
जो बीच की रेखा होती है भूमि के, भूमध्य मतलब भूमि के मध्य की रेखा, उसके ऊपर एवं नीचे के जो क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ठीक है। अब इसके भी कई नामों से जाना जाता है, मतलब इसके भी कई नाम हैं, इन्हें भी कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? जैसे कि अर्जेंटीना में इसे पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका उसमें इसे प्रेरी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। जी दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों को याद रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय को जो घास भूमियाँ हैं उन्हें किस देश में क्या कहा जाता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ उन्हें किस देश में क्या कहा जाता है। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय को अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोज, वेनेजुएला एवं जो कोलंबिया है उसमें लानोस कहते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंध को अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में प्रेरी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।